दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी पर, जो आपके लिए हमेशा सिखा रहा था और आगे भी इसी प्रकार सिखा रहेगा। आशा करते हैं आप एकदम मस्त होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। वैसे भी आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में आपको इतना पता चल ही गया होगा कि क्या आने वाला है, कुछ ना कुछ बेहतर तो आने ही वाला था। तो नया क्या है, वो है नया आपके लिए क्या, तो इकोनॉमिक्स। बीएससी क्लास 10 का इकोनॉमिक्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और आज हमारा फर्स्ट नंबर चैप्टर है जो ओनली फॉर रिलेटेड योर एग्जाम एंड द पॉइंट ऑफ योर एग्जाम। अब पे मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो आज जो भी चैप्टर स्टार्ट हो, ठीक है, उसमें सच में मजा आएगा। इकोनॉमिक्स है तो आपको भी समझ में आ ही रहा होगा, और ये बात तो आपको भी पता है कि मैंने दीक्षा क्लास में पढ़ानी शुरू भी की थी, तो कौन से सब्जेक्ट से शुरू की थी, इकोनॉमिक्स से शुरू की थी। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स बीएससी क्लास 10th में आप लोग को पढ़ना था क्या, तो आज फर्स्ट नंबर चैप्टर जो आप लोग का चलेगा वो अध्याय फर्स्ट क्रैश कोर्स है। ये बात हमेशा दिमाग में रखना है। अध्याय फर्स्ट में आप लोग को देखना क्या है, वो है वैश्वीकरण। आज हम लोग क्या देखेंगे, वैश्वीकरण देखेंगे। आज हम लोग को क्या देखना है, वैश्वीकरण के बारे में देखना है। एक वर्ड आया हमारे पास वैश्वीकरण। सबसे पहले इसकी बात को समझते हैं, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। इसको इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वैश्वीकरण का मतलब समझिए। देखो एक बात, जरा अगर ये वर्ड आया है तो इस बात से मुझे अब बताओ कि जरा प्राचीन समय के बारे में सोचो। जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, लोग जब दुनिया में आए थे, लोगों ने एक दूसरे को जानना पहचानना शुरू किया था, एक दूसरे के साथ जब रहना शुरू किया था, तो लोगों को जरूरतें पड़ी होगी। वो अपनी जरूरतों को क्या दिए होंगे, एक दूसरे के साथ शेयर किए होंगे, दोनों एक दूसरे की जरूरतों को समझे होंगे। तो छोटा छोटा पहले क्या रहा होगा, एक टोली रहोगी, एक कबीला रहा होगा। कबीले में लोग क्या करते होंगे, एक कबीले से दूसरे कबीले वाला क्या करता होगा, अपने कबीले में कुछ ज्यादा चीज का अगर मात्रा पाया जा रहा है तो अपना कबीला में से क्या करता था, दूसरे कबीले में जाकर कुछ चीज को बिक्री करता था, बेचता था, ताकि वो उससे क्या हो सके, धन उपार्जन कर सके या अपनी जीविका को अच्छी तरीके से चला सके। ठीक है, तो अब हमारे पास धीरे धीरे वही कबीला क्या चीज में बदल चलेगा, एक टोला में बदला, टोला क्या बनना, गांव में बदला, गांव में बदला क्या महानगर में बदले, महानगर बदला क्या राज्य बन चुका है, राज्य हमारा क्या बन चुका है, आज देश बन चुका है, देश का मतलब आज विदेश बन चुके हैं। इसी तरीके से आज दुनिया विकसित होते हुए आज इस कंडीशन में है जो हम आज देख रहे हैं। तो पहले की जरूरतें कहां तक सीमित थी, हम लोग आस पड़ोस के गांव तक ही सीमित थे। एक गांव दूसरे गांव तक सीमित था, एक गांव कहां तक सीमित था, दूसरे गांव तक। लेकिन यही गांव की जनसंख्या बढ़ते बढ़ते लोगों के पास अपनी जरूरतें जब सीमित नहीं रही, तब ये लोग कहां पहुंचे, शहर की तरफ। मतलब ये क्या चीज बदल गया, यही गांव शहर में बदल गया। अब लोग क्या कर रहे थे, इसमें जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। जिसमें जनसंख्या क्या होती जा रही थी, मान लीजिए एक आदमी है, इसके पत्नी हो गई हमारे पास, ये इसकी पत्नी हो गई, ये इसकी पत्नी हो गई, ठीक है। और इसी दोनों से बढ़ते बढ़ते ये लड़का है, ये लड़का है और ये लड़की है, ये क्या है, लड़की है। तो ये दोनों जनसंख्या बढ़ाते बढ़ाते आज इसके पास इतने सारे बाल बच्चे भी हो गए, इतने सारे क्या हो गए, इसके पास बाल बच्चे भी हो गए। अब इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ी। अब जैसे ही जैसी जनसंख्या बढ़ता गया, लोगों की ये जो गांव था ये शहर में तब्दील होता गया, नगरों से महानगर बना। अब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ये अपने सामान को बेचने के लिए अब ये एक शहर से कहां पहुंचना शुरू कर दिए, दूसरे शहर में। दूसरे शहर में भी तो लोग थे, यहां भी तो यह हुआ होगा। अब लोगों ने क्या किया, अपनी जरूरतों की चीजों को यहां तक ही पहुंचाना शुरू किया। धीरे धीरे क्या हुआ कि यहां से बढ़ते 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 नगर पहुंचे, नगर से महानगर बना, महानगर से राज्य तक पहुंचा। अब यही महानगर राज्य का हमारे पास क्या बन गया, देश बन गया। आज तो ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है, नॉर्मल सी बात है कि जो दूसरे देश में भी सामान बना है आज हमारे देश में आसानी से उपलब्ध है, हम आसानी से उसी का उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। क्यों और कैसे, ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण से संभव हो पाया है, तो वैश्वीकरण की देन है। अगर वैश्वीकरण की नीति नहीं आती तब हमें यह कभी संभव नहीं था कि हम लोग इस प्रकार से जी पाते कि जो आज हमारा अमेरिका यहां पर बनाता है, हमारा अमेरिका में जो सामान बन करके हुआ, दक्षिण अमेरिका में या हमारे पास साउथ अफ्रीका का जो हमारे पास नक्शा आ जाता है उसमें बन करके आया, सो हमारा यहां इतने हजार करोड़ किलोमीटर दूर हमारे इंडिया में नहीं मिल पाता। कभी भी संभव है, नहीं मिल पाता। ये कभी संभव नहीं था। ये संभव हुआ तो किसी कारण से, वैश्वीकरण के कारण से। अभी हम इसका परिभाषा लिखेंगे, इसके बारे में आपको समझाएंगे कि यह कैसे और क्या कहना चाहता है, यह नीति क्या है। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में लिखते हैं, पुनः इस बात को समझेंगे। इस बात को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इस टॉपिक से, इसके अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। पता है इस टॉपिक में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा। इसके टॉपिक की गणना अगर मैं लिखाऊं तो सबसे पहले तो हम लोग को
टॉपिक हम लोग को जो लिखा है, तो सबसे पहला वर्ड हम लोग को पढ़ना होगा वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण हमने सबसे पहले लिख दिया है, तो पहला नंबर खुद वैश्वीकरण ही है। मतलब वैश्वीकरण का परिचय के बारे में जान करके हम लोग आगे के चैप्टर को बढ़ाएंगे। वैश्वीकरण दूसरा का नंबर हमारा टॉपिक है, उसका नाम है निजीकरण। दूसरा का नंबर हमारा क्या पढ़ेंगे? निजीकरण। तीसरा का नंबर टॉपिक की बात अगर है, तो तीसरा का नंबर में हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा का नंबर में हम लोग को पढ़ना होगा उदारीकरण। तीसरा का नंबर में क्या पढ़ना पड़ेगा? उदारीकरण। चौथे नंबर में हम लोग क्या पढ़ना होगा, तो चौथा नंबर में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा वैश्वीकरण। चौथा नंबर में क्या पढ़ना पड़ेगा? वैश्वीकरण के अंग। चौथा नंबर में वैश्वीकरण के अंग। पांचवा नंबर में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी, चौथा नंबर में बहुराष्ट्रीय कंपनी। छठा नंबर की मैं बात करूं तो पढ़ना पड़ेगा निवेश तथा विदेशी निवेश। विदेशी निवेश, ये हम लोग को पढ़ना है। हमने टॉपिक आपको क्या लिखा है इस चैप्टर के अंतर्गत? पहला वर्ड हमने लिखा है वैश्वीकरण, दूसरा हमने लिखा है निजीकरण, तीसरा हमने लिखा है उदारीकरण, चौथा हमने लिखा है वैश्वीकरण के अंग, पांचवा हमने लिखा है बहुराष्ट्रीय कंपनी, छठा हमने लिखा है निवेश तथा विदेशी निवेश। कहने का मतलब इस पहले नंबर टॉपिक में हम लोग वैश्वीकरण के परिचय, वैश्वीकरण के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे जितना हम जान सकते हैं। दूसरा नंबर में निजीकरण के बारे में पढ़ेंगे। निजीकरण वैसी नीति है जिसके अंतर्गत सारे के सारे जो सामाजिक चीजें होते हैं उन सबको क्या किया जाता है? प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। प्राइवेटाइजेशन वर्ड आप लोग जानते होंगे, उसी को हिंदी में निजीकरण कहा जाता है। उदारीकरण की नीति क्या होती है उसको भी हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे वैश्वीकरण के अंग क्या क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही एमबीबीआई पॉइंट है। अगला हो गया बहुराष्ट्रीय कंपनी, कि आखिरकार जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम लोग की जितनी सारी कंपनियां जो वर्क करती है उसके बारे में हमारा क्या कहता है, कौन कौन सी नीति अपनाई जाती है, इसके बारे में डिस्कस करना है। फिर अगला हो जाता है हमारा निवेश तथा विदेशी निवेश। आखिरकार जब आप लोग इकोनॉमिक्स जो भी लेकर के पढ़िए हमारे पास आफ्टर द 12th क्लास एंड व्हेन यू आर कंप्लीटिंग योर ऑनर्स, योर ऑनर्स चैप्टर इज इकोनॉमिक्स। जब आपका इकोनॉमिक्स चैप्टर ऑनर्स रहेगा तो उसमें आप लोग को इसके बारे में पता चलेगा आप लोग को कि आखिरकार विदेशी निवेश क्या है, निवेश क्या है, इस सब के बारे में डिटेल में आर्थिक तौर पे पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोग को पढ़ना पड़ेगा आपको इस अध्याय में। चलिए, हमारा पहला नंबर टॉपिक आया वैश्वीकरण। तो चलिए हम वैश्वीकरण के बारे में जानते हैं कि आखिरकार वैश्वीकरण है क्या, फिर इसके बारे में टॉपिक लिखेंगे, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैश्वीकरण का अर्थ, सबसे पहला वर्ड, पहला नंबर टॉपिक वैश्वीकरण। इंग्लिश में इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। पहले इसको हम बात करें तो इसका हम क्या लिख सकते हैं? वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं यहां पे मैं लिख दे रहा हूं अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है। दूसरा का नंबर पॉइंट में इसमें लिखा हो, ताकि वस्तुओं, सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके। अगला नंबर पॉइंट, यह एक देश से दूसरे देश के बीच किया
जाता है। आइए इसको समझते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं कि आखिरकार ये पॉइंट क्या कह रहा है हमारे पास। ये जो हमारे पास सबसे खलनायक रूप में एक वर्ड आया वैश्वीकरण, इस वैश्वीकरण के बारे में ये कौन सी बातें बोल रहा है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या क्या बातें बोल रहा है इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है या वह तरीका है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं, ये अर्थव्यवस्थाओं जो आप देख रहे हो, यहां पर अर्थव्यवस्था यहां पर अटा था और मैंने यहां से डैश दे करके, यहां पर डैश का चिन्ह दे करके मैंने था यहां पर लिख दिया है। ठीक है, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है। अब इस वर्ड को समझिए कि वैश्वीकरण खुद एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करता है कि मतलब जिसके विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं, तो विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं कहने का मतलब क्या, कोई देश, जो भी देश है उसमें कोई ना कोई तो अर्थव्यवस्था पाया जाता है, उस अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, उस अर्थव्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं, वही अर्थव्यवस्था का समन्वय या एकीकरण किया जाता है। समन्वय करने का मतलब क्या, एक साथ जोड़ा जाता है। एकीकरण करने का मतलब क्या, एक साथ उसको लिंक किया जाता है, जोड़ करके रखा जाता है। दूसरा नंबर पॉइंट कह रहा है ताकि वस्तुओं, सेवाओं, प्रौद्योगिकी, कॉमा लगे यहां पर, वस्तुओं, सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके। ये एक ऐसी प्रक्रिया जो क्या करता है, किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु हो, चाहे वो सेवाएं हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी हो, चाहे वो पूंजी हो और चाहे वो श्रम ही क्यों ना हो, उसमें क्या करता है, निर्बाध प्रवाह हो सके ऐसी नीति अपनाता है, ऐसे तरीका उसको देता है। निर्बाध का मतलब बिना कोई बाधा के उस कार्य को संपादित करता है, उसको आगे बढ़ाता है। बात आ रही समझ में? तो ये होता किसे कैसे में, तो एब्सोल्युटली जब अर्थव्यवस्था की बात आ रही है तो किसी न किसी देश की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। अब देश आ गया तो दो देशों के बीच ही होगा, इसीलिए मैंने आपको लिखा है क्या, यह एक देश से दूसरे देश के बीच किया जाता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका है, जापान, जापान भैया को ले लेते हैं। अगर मैं मान लूं कि जापान है, ये जापान है, ये जापान है। अब मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया है। अगर यहां पर की जो अर्थव्यवस्था पाई जा रही, कोई जरूरी है कि हमारे यहां पर पाया जा रहा है? नहीं, यहां की अर्थव्यवस्था अलग है, यहां की अर्थव्यवस्था अलग है। नॉर्मली आप चीन ही ले लीजिए ना, अगर मैं चीन की बात करूं तो यहां पर संघात्मक प्रणाली, यहां पर लोकतांत्रिक प्रणाली हम लोग का है कि नहीं है, तो यहां पे एक अलग है, शासन व्यवस्था अलग है, लेकिन फिर भी यहां से कुछ ना कुछ व्यापार होता है हमारे पास, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता है। ये क्या है, किस नीति के अंतर्गत, तो वैश्वीकरण नीति के अंतर्गत। दूसरे देश से जो भी माल हमारे पास आता है बिकता है, या हमारे देश से जो भी माल जाता है वहां पर बिकता है, ये किस नीति के अंतर्गत आएगा, वैश्वीकरण के नीति के अंतर्गत। क्योंकि वैश्वीकरण हमारा कहता है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो अन्य अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय एकीकरण करता है, जिसमें निर्मादित वस्तु, सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी, श्रम, इस सब का क्या करता है, निर्बाध प्रवाह करता है। और एब्सोल्युटली जब अर्थव्यवस्था अलग अलग है तो देश में हमारा क्या हो जाएगा, तो दो देशों के बीच होगा। इसीलिए हमारा लास्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने, यह एक देश से दूसरे देश के बीच किया जाता है। अब हमला जो अगला नंबर पॉइंट हम लोग लिखा था दूसरा नंबर में, आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने देखा था निजीकरण के बारे में। हम लोग को निजीकरण के बारे में डिस्कस करना होगा। चलिए निजीकरण के बारे में डिस्कस करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को वैश्वीकरण में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बात अगर मैं पूछूं तो एक बात बताओ, फिर से अगर मैं इसको समझाऊं तो क्या समझोगे इसको? वैश्वीकरण एक ऐसी नीति है ना जो क्या किया, दुनिया में जितनी अलग अलग कंट्रीज जो है उन सबको एक जगह जोड़ करके रख दिया। ऐसा लगता है ना कि जैसे एक ही बाजार है, उन सारे बाजार में प्रत्येक देश जो है वो प्रत्येक फैक्ट्री जो हो गया, प्रत्येक देश क्या हो जाएगा, एक फैक्ट्री के समान, और उसको क्या करता है, सारा का सारा माल क्या करता है, एक बाजार में लाकर बेचता है। मतलब पूरा कंट्री एक साथ, पूरी दुनिया के और जितने भी कंट्री है सब एक साथ सामान एक दूसरे देश के साथ क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे, आयात और निर्यात कर रहे, बेच रहे हैं। सब सीधी सी बात है। मतलब ये गांव के समान हो गया, हमको दौड़ करके चले गए आई गांव में, फिर दौड़ करके चले गए आई गांव में, फिर दौड़ करके चले गए आई गांव में। कहने का मतलब क्या, यहां पे जो माल वाला यहां से हमने यहां उठाकर रख दिया, यहां से जो माल मिला यहां से उठाकर यहां रख दिया, फिर पता चला कि वहां का माल हमको जरूरत का चीज है, वहां से उठाकर हम अपने खरीदते हैं।
बात आई समझ में? ये नीति किसके द्वारा आई? तो वैश्वीकरण नीति के द्वारा। इससे सवाल आपको यह उठता है कि आखिरकार वैश्वीकरण की नीति भारत में कब आई थी? तो मैं बार बार इसको कितनी बार बता चुका हूं, वैश्वीकरण की नीति भारत में 1991 में आया था। वैश्वीकरण की नीति क्या आया था? 1991 में आया था, और यही नीति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आपको बता दूं, 1991 से रिलेटेड 3 घटना में हमेशा आप लोग को याद करा था। सोवियत संघ का विघटन भी कब हुआ था? 1991 में हुआ था। राजीव गांधी की हत्या भी कब हुई थी? 1991 में हुई थी। और भारत में वैश्वीकरण की नीति अपनाई कब गई थी? तो 1991 में अपनाई गई थी। 3 घटनाएं मैंने अब तक कितनी बार लाइव क्लास में बता चुका हूं, कितनी बार रिकॉर्डेड क्लास में बता चुका हूं, और आज भी मैं बता दिया। 3 घटनाएं सबसे इंपोर्टेंट घटनाएं थी। चलिए, हमारा दूसरा नंबर टॉपिक था हमारे पास क्या? तो वह था निजीकरण। हम लोग निजीकरण पे चलते हैं। निजीकरण हमारा क्या कहता है? चलिए, निजीकरण, इस वर्ड को अगर मैं गौर से देखूं तो हमारे पास निजीकरण क्या कहलाता है? निजी मतलब खास, अपना। करण करने का मतलब एक प्रक्रिया है हमारे पास। तो ऐसे प्रक्रिया जो क्या करता है, किसी वस्तु को निजी खास अपना बनाता है, वो हमारी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? निजीकरण की प्रक्रिया कहलाएगी। सीधी सी बात। चलिए, इसके बारे में देखते हैं कि निजीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत क्या है। इसका पॉइंट लिखते हैं, पुनः समझते हैं। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र या उद्योग का सार्वजनिक, उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में, सॉरी यहां पर गलत लिखा गया, निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं बताऊं तो क्या हो सकता है? चलिए, इसका दूसरा परिभाषा भी लिख लेते हैं। ये थोड़ा सा लग सकता है क्रिटिकल, इसके लिए मैंने आप लोगों के दूसरा परिभाषा तैयार किया है। दूसरा परिभाषा मैं लिखूं, निजीकरण एक से आशय ऐसी औद्योगिक इकाइयों से है, ऐसी औद्योगिक इकाइयों को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किए जाने से है, जो अभी तक सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में थी। ठीक है, अब इसको समझिए कि क्या कहना चाह रहा है। निजीकरण, वैसे तो हमने पहले ही समझा दिया आपको, निजीकरण करने का मतलब क्या? कुछ सार्वजनिक चीज है, उसको क्या करेंगे? किसी खास व्यक्ति के हाथ में दे देंगे, किसी खास व्यक्ति के द्वारा चलना शुरू हो जाएगा, तो हमारा क्या कहलाएगा? हमारा निजीकरण कहलाएगा। बात समझिए, निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में क्या करता है? हस्तांतरित किया जाता है। जैसे में मान लीजिए, आप लोग सुने हुए हैं प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। बात समझिए, कहने का मतलब क्या? जैसे में अब तक आपने देखा था कि रेल हमारे पास क्या है, तो अब तक ले आपने जो देखा था वो हमारा रेल हम देख रहे थे किस सरकार के द्वारा है। किसके द्वारा है? सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी। गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता था? रेल चलाया जाता था।
सरकार अपना क्या करती थी, रेल में जितना पैसा खर्चा करती थी वो उसे मुनाफा, उसे टैक्स लेकर के जितना होता था वो अपना सरकार चलाती थी कि नहीं चलाती थी, अब तक हम लोगों ने देखा था। ये हमारा रेल सरकार के द्वारा चलाएगा। लेकिन जब ये निजीकरण के अंतर्गत हम उसको पढ़ेंगे तो यह हो जाएगा कि जो ये सार्वजनिक चीज आप देख रहे हैं ये अभी तक गवर्नमेंट का है, ये गवर्नमेंट से किसी खास व्यक्ति के हाथ में आ जाएगा। किसके हाथ में? किसी खास व्यक्ति के हाथ में आ जाएगा। अब इसको जितना मन होगा, जितना टैक्स लेना होगा, जितना जैसे मैनेज करना होगा उतना करेगा। समझ में आ रहा है बात? ये हो गया आपका निजीकरण। वैश्वीकरण कहने का मतलब क्या? विश्व स्तर पर हम लोग क्या करना है, व्यापार करना है, तो वैश्वीकरण। निजीकरण कहने का मतलब क्या? हमारे पास ऐसी जो भी चीजें हैं जो क्या चीज के रूप में हमारे पास, तो सार्वजनिक रूप में है, अब हम क्या करेंगे उसको निजी, किसी खास व्यक्ति के अधिकार में अगर उसको हम दे देंगे तो वही हमारा निजीकरण कहलाएगा। इसीलिए मैंने आपको लिखा निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से, क्या, सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किया जाता है। तो जो भी सार्वजनिक था हमारे पास, ये रेलवे क्या था, सार्वजनिक था, हमने इसको उठा करके क्या कर दिया, किसी खास व्यक्ति की निगरानी में दे दिया। ये हमारा क्या कहलाएगा, प्राइवेटाइजेशन कहलाएगा, निजीकरण कहलाएगा। दूसरे शब्द मैंने वही लिखाया कि निजीकरण से आशय ऐसी औद्योगिक इकाइयों को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किए जाने से है जो अभी तक सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में थी। तो जो सरकारी स्वामित्व या नियंत्रण में था उसको उठा करके क्या करना है, हम लोग को निजी क्षेत्र में ट्रांसफर करना है, किसी खास व्यक्ति या किसी खास संस्था के द्वारा दे देना है उसको, ताकि वो इस चीज को बेहतर तरीके से चला सके। ठीक है, यही हमारा क्या है, निजीकरण की प्रक्रिया है। आज की क्लास में यहीं पर रखता हूं, आगे की क्लास मैं पुनः कल से आपको लेकर चलूंगा। तो दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर कहने का मतलब क्या, आपको क्रैश कोर्स का फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए हमारे साथ, दीक्षा परिवार हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।